आप कोई भी पॉलिसी बना रहे हो ना तो इसको बेस रखना है पॉलिसी में कि आप चेक लेके गए तो बैंक को पे करना पड़ेगा। के लिए ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, ये दो इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहां पर ये कह रहा है कि अगर 368 से आप कर रहे हो तो आपको ये मेजॉरिटी चाहिए। हम डीपीएसपी को क्लासिफाई करते हैं 3 टर्म्स में, ठीक है। किन 3 टर्म्स में? एक गांधीयन, बेस्ड ऑन गांधीयन फिलॉसफी या गांधीयन प्रिंसिपल, क्योंकि हमने प्रिंसिपल्स बोले ना, ठीक है। तो इन प्रिंसिपल्स को देखो, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे क्लासिफाई नहीं है कि ये गांधीयन है या क्या है, बट हम उनको समझते हैं कि ये कौन से किसके प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। तो गांधीयन प्रिंसिपल है, फिर आपको सोशलिस्ट प्रिंसिपल मिलेंगे, ठीक है, और एक आपको मिलेगा लिबरल इंटेलेक्चुअल, ठीक है। जब मैं बात कर रहा हूं कि भाई ये प्रिंसिपल्स जो हैं ये कैसे हैं, गांधीयन कैसे है, एग्जांपल गांधीयन का कोई भी। गांधीयन प्रिंसिपल एक तो ये है कि जो विलेज है उसको यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, दैट मीन्स उस विलेज लेवल पे हम एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। तो उसका एग्जांपल आपको देखने को मिलता है 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। अब सबसे पहले डीपीएसपी के बारे में पढ़ते हैं कि डीपीएसपी के बारे में और क्या है। अंबेडकर ने क्या बोला था इन्हें? नोवल फीचर्स। अंबेडकर ने इन्हें बोला है नोवल फीचर्स, ठीक है। क्या डीपीएसपी पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में थे? मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा हूं, जो ब्रिटिशर्स के एक्ट थे उसमें पहले डीपीएसपी मेंशन था? यस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, उसमें था ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के नाम से, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के नाम से था ये। उसके अंदर बाद में उसी चीज को हमने डीपीएसपी के फॉर्म में लिया है, ठीक है। कहां से कहां तक आर्टिकल इसके? डीपीएसपी है 35 तक तो फंडामेंटल राइट, 36 से 51। 36 to 51। तो आर्टिकल 36 क्या कहेगा? सबसे पहली चीज, क्या कह रहा है आर्टिकल 36? मैंने तुम्हें क्या कहा था इनिशियल, अगर किसी पार्ट का पहला आर्टिकल आ रहा है तो ये किसको, ये डायरेक्शन है। देखो डीपीएसपी डायरेक्शन फॉर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स फॉर स्टेट पॉलिसी, स्टेट पॉलिसी ना, स्टेट है मेन, यहां पर स्टेट बना रहा है जो कर रहा है स्टेट। व्हाट इज स्टेट? दैट इज स्टेट। आर्टिकल 30 इज सिमिलर टू आर्टिकल 12। जो आर्टिकल 12 है वही आर्टिकल 36 है ना। आर्टिकल 1, आर्टिकल 1 इज नॉट इक्वल टू आर्टिकल 12, ठीक है। डीपीएसपी और इसमें दोनों में ये सिमिलर आर्टिकल है। इसके बाद आर्टिकल 37 है। आर्टिकल 37 ये कहता है कि भाई ये जो है ना ये लीगली फोर्सिबल नहीं है, बट फंडामेंटल राइट्स में नहीं है, वो लीगली आपको इन्फोर्स करने ही पड़ेंगे, ठीक है। और नॉन जस्टिसेबल है, इनके वॉयलेशन का, अगर इनका कोई वॉयलेशन होता है तो आप कोर्ट में जाके ये नहीं कह सकते कि भाई मेरे को रिट इश्यू करनी है, इनका वॉयलेशन हुआ है, क्योंकि दीज आर नॉट जस्टिसेबल, ठीक है। और ये क्या है? फंडामेंटल फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, बेसिक है, ये इंप्लीमेंट करना ही है इन्हें, बट आज नहीं तो कल, बट करना है क्योंकि ये फंडामेंटल है, ठीक है। आज नहीं तो कल करना है। हाँ, वो और हुए भी हैं, कैसे हुए हैं वो भी मैं बताऊंगा। ऑप्शनल ही तो है, आज नहीं तो कल करना है, तो वो ऑप्शनल ही तो है कि आज नहीं कर रहे तो कल करेंगे, ऑप्शन है, लेकिन करने हैं। ये बेस लेके आप कोई भी पॉलिसी बना रहे हो ना तो इसको बेस रखना है पॉलिसी में, वो रखा है, वो बताऊंगा अभी, देखो कैसे, ठीक है। हाँ, जैसे
एक चीज याद रखना, आपको वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा वो कहां से मिलता है, वो यहां से मिलता है, वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, कैसे वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट मिलता है आपको? तो ये प्रिंसिपल्स फॉलो करके हम वेलफेयर स्टेट एस्टैब्लिश कर सकते हैं। अब एक चीज हो रहा है, केटी शाह ने ना इसको ये बोला था, नोट्स में लिखा हुआ है, वहां से पढ़ लेना, यहां मैं बता रहा हूं सिर्फ। केटी शाह ने ये बोला था कि जो डीपीएसपी है ना, ये है क्या, डीपीएसपी इज ए चेक पेड ऑन बैंक्स कन्वीनियंस। अभी क्या होता है कि आप चेक लेके गए तो बैंक को पे करना पड़ेगा, ठीक है, आप चेक लेके गए तो आपको पे करना पड़ेगा, तो वो क्या हो गया, फंडामेंटल राइट्स। आप चेक लेके गए तो बैंक ये बोल देगा कि जिस दिन मेरे पास पैसे होंगे मैं उस दिन करूंगा पेमेंट, दैट मीन्स डीपीएसपी। वैसे ही इनको तभी स्टेट इंप्लीमेंट करेगा जब स्टेट को लगेगा नाउ आई हैव पर्टिकुलर रिसोर्स, या नाउ दिस इज द टाइम टू एग्जीक्यूट दिस पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, जैसे आर्टिकल 39, अब इसमें ना इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स है, अमेंडमेंट्स के थ्रू पढ़ेंगे इन्हें थोड़ा सा। ठीक है, फोर्टी फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1970, 1970। क्या एक सेकंड 8 ठीक है, क्या हुआ इससे, इसमें आया आपका आर्टिकल 38 में अमेंडमेंट हुआ था, याद रखना, आर्टिकल 38 के अंदर अमेंडमेंट किया गया था। आर्टिकल 38 क्या कहता है, यह कहता है कि requires the state to minimize inequalities in income, status, facilities and opportunity। ठीक है, तो क्या करना है, जो भी इनइक्वालिटीज है उनको क्या करना है, मिनिमाइज करना है। कौन कौन सी इनइक्वालिटीज है, चाहे वो इनकम की हो, स्टेटस की हो, फैसिलिटीज की हो या अपॉर्चुनिटीज की हो। हम कैसे कर रहे हैं इसको, अगर मैं बात करूं इनकम की, तो इनकम में हमने मनरेगा स्कीम इंट्रोड्यूस की है कि भाई जो नहीं कमा पा रहा उसको हम अपॉर्चुनिटी देंगे। ठीक है, स्टेटस में कैसे दिया है, स्टेटस में हमने दिया है कि भाई बाय इंट्रोड्यूसिंग रिजर्वेशन, वेरियस रिजर्वेशन, जैसे वुमेन रिजर्वेशन लेजिस्लेटिव उसमें दिया 33%, है ना। तो ये सारी की सारी चीजें जो हमने प्रोवाइड की है वो हमने स्टेटस के बेस पे की है। फैसिलिटीज, स्वच्छ भारत अभियान के अंदर कि भाई अगर मेरे पास खुद का टॉयलेट बनाने के पैसे नहीं है तो मैंने क्या काम किया है, फंड दिया आपको टॉयलेट बनाने के लिए कि जाओ खुले में शौच ना करो, घर से फ्री ऑफ कॉस्ट कचरा उठाना, जो फैसिलिटीज अमीर ले रहे हैं वही आपको दी जा रही है, समझ रहे हो। ये सारी की सारी चीजें। अपॉर्चुनिटीज कैसे, अपॉर्चुनिटीज अगेन बाय प्रोवाइडिंग द रिजर्वेशंस एंड ऑल, तो ये इनइक्वालिटीज को खत्म करना। तो इसमें आपको जस्टिस मिलता है, कैसा जस्टिस मिलता है, आपके एक चीज याद रखना, इस आर्टिकल के अंदर मेंशन है, इसी आर्टिकल के अंदर मेंशन है तीनों तरीके के जस्टिस, जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, इस आर्टिकल के अंदर मेंशन है। अगर आपसे पूछे कि कहां मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये तीनों तरीके के जस्टिस एक साथ, दैट इज फंडामेंटल। देखो जब लिखा हुआ है ना ये एक्सप्लिसिटली, वहां पे अगर हम इंटरप्रेट करें तो है, क्यों नहीं है, सोशल जस्टिस नहीं है, क्यों अनटचेबिलिटी को हम बैन कर रहे हैं, वो सोशल जस्टिस नहीं है, फोर्स लेबर को कर रहे हैं वो सोशल जस्टिस नहीं है ना। इकोनॉमिक जस्टिस, आपको बिजनेस करने का राइट दिया जा रहा है, आपको अपॉर्चुनिटी दी जा रही है एम्प्लॉयमेंट में, है ना, तो इकोनॉमिक जस्टिस का पार्ट बन रहा है। पॉलिटिकल जस्टिस डिस्क्रिमिनेशन के लिए बैन कर रहा है आपको, है ना। तो ये सारी हाँ, लेकिन वहां पे ये मेंशन नहीं है, हम समझ रहे हैं उसको, इंटरप्रेट कर रहे हैं उस लैंग्वेज में, लेकिन यहां पर ये लिखा हुआ है कि दैट इज जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। हेलो,
ये पढ़ो, आर्टिकल 31(8) का पहला क्लोज पढ़ो। लिखा हुआ है ये तीनों के तीनों वर्ड, है ना, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अगर हमसे बोले तो हम वहां लिख नहीं सकते उस चीज को, कि अगर आप बोले कि फंडामेंटल राइट्स में मेंशन है या डीपीएसपी में मेंशन है या ड्यूटीज में मेंशन है, ये मेंशन फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन जब मेंशन की बात आएगी एक्सप्लिसिटली तो वो कहां पे मेंशन है, डीपीएसपी के अंदर। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट आता है आपका। फोर्टी सेकेंड में कौन कौन से आर्टिकल आते हैं? 42nd में आपका 39 आता है, बट 39 में हमने एक चीज इंसर्ट की थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हमने इनपुट किया था क्या, 39, बट 39 वो बताने से पहले मैं एक चीज बता दूं कि इसमें ना एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, दैट इज 39 सब क्लोज डी। ठीक है, ये क्या है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। हाँ, उसको बाद में पढ़ लेना, यहां फोकस कर लो। ये आर्टिकल है 39 के अंदर, 39D, ठीक है, सब क्लोज है ये कहता है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की बात करता है। लेकिन इस आर्टिकल के अंदर एक 42nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, 42nd अमेंडमेंट एक्ट करके इसमें एक चीज इंसर्ट की गई थी, कौन सा, आर्टिकल 39F। 39F क्या कहता है, टू सिक्योर अपॉर्चुनिटीज फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, बच्चों का हेल्दी डेवलपमेंट के लिए बात करता है। ठीक है, इसमें काफी सारे क्लॉजेज है, जैसे मैं बात करूं, पहला कहता है कि ए जो कहता है सिटीजन मैन एंड वुमेन इक्वल मींस ऑफ लिवलीहुड, की सबको, जितने सिटीजन है, चाहे मैन है वुमेन है, सबको इक्वल हमें मींस प्रोवाइड कराने हैं लिवलीहुड के। ठीक है, फिर एक कहता है ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ द मटेरियल रिसोर्स ऑफ द कम्युनिटी आर सो डिस्ट्रीब्यूटेड एज बेस्ट टू सबसर्व द कॉमन गुड। तो ये फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की बात करता है। ऐसे करके काफी सारे हैं, लेकिन सारे ही नहीं पढ़ने हैं तुम्हें, तुम्हें सिर्फ इंपॉर्टेंट पढ़ने हैं। इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए इसमें सिर्फ ये 39 के अंदर, 38 में ये वाला इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। ठीक है, नाउ इसके बाद आपका आता है 39A। देखो, दो चीज है, इसमें कंफ्यूज मत होना कभी। जब मैं लिख रहा हूं 39A और जब मैं लिख रहा हूं 39A, तो दोनों में अंतर है। ये पूरा नया आर्टिकल है और ये आर्टिकल का सब क्लोज है, समझ गई? तो 39A में क्या मेंशन है, 39 में मेंशन, 39A में मेंशन है फ्री लीगल एड। ठीक है, क्या मेंशन है, फ्री लीगल एड। ये किससे आया था, ये भी 42nd से आया था। ठीक है, याद रखना, 42nd CAA 1976 से आया था कि फ्री लीगल एड है। हाँ, सब मेंशन, नोट्स में ऐसा कुछ नहीं कि मेंशन नहीं है। ठीक है, फिर एक आया था आपका 43A। 43A में क्या कहा था, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स टू टेक स्टेप्स टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। ठीक है, फिर आपका आया था 48A। 48A क्या कहता है, टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द इन्वायरमेंट एंड टू सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, इस सब की बात करता है। बट यहां पर जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, देखो मैं तुम्हें पहले बता दूं, ये भी आपके लिए, ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, ये दो इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
तो उनको लिखो पहले, तो आर्टिकल लिखो कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, लिखो 39 सब क्लोज डी, 37 39A, 43A, ए कैपिटल ए, ठीक है बस। 36, 37, 38, 39, D, 39A, 43A। बाकी सब बता रहा हूँ ना अभी, रुको तो सही। बता तो देंगे, याद रखना है कि नहीं वो? हाँ याद साथ के साथ वो बताता रहूँगा। फिर नेक्स्ट आता है आपका 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है 2002। इसमें क्या आया, आर्टिकल Right to 45, education। आर्टिकल 45 में अमेंडमेंट हुआ राइट टू एजुकेशन के अंदर, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद तो रखना है। right to education का आपका 21 है ना? 21A, 21 तो वो है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट टू लाइफ, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू हेल्थ, वो सब है वहाँ पे, ठीक है। देन आपका आता है 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है 2011। इसमें इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखना ये 43B कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है। एक चीज याद रखना, इसी अमेंडमेंट एक्ट से पार्ट 9B भी ऐड किया गया था, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन इसके बाद और इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की मैं बात करूं तो और इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं आपके आर्टिकल 40। अब ये तो अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग बता दिया मैं तुम्हें, अब सिर्फ आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग बताता हूँ। आर्टिकल 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ये कौन सा प्रिंसिपल हो गया, कौन सा प्रिंसिपल है ये, गांधीयन, ठीक है। 40 याद रखना है। 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी, ये कौन सा, लिबरल इंटेलेक्चुअल, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है। देन फिर आपका है मैटरनिटी रिलीफ वगैरह किसके अंदर आता है, 42। वैसे देखो आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट इसमें काफ़ी सारे हैं, जैसे 46 है, 46 बात करता है आपके, 46 बात करता है आपका उसमें SC ST एजुकेशन के लिए। सिर्फ बस इतना याद रखने से होगा कि आर्टिकल 44 इज यूसीसी के पूरा लाइन ही रहता नहीं नहीं नहीं, सिर्फ इतने बड़े स्टेटमेंट्स नहीं आएंगे, यू आर नॉट गिविंग यूपीएससी एग्जाम, बहुत आएगा, सिर्फ पूछेगा यूसीसी इज मेंशन्ड इन अंडर विच आर्टिकल, या आर्टिकल दिस इज रिलेटेड टू विच थिंग, या फिर यूसीसी इज मेंशन्ड इन विच, दैट इज डीपीएसपी, ठीक है, ऐसे करके पूछ लेगा। बहुत सिंपल, अगर तुम सिर्फ ऐसे याद रख लोगे ना, 46 SC ST एजुकेशन से, 44 यूसीसी से है, 40 विलेज पंचायत से, सिर्फ इतने से काम चल जाएगा, तुम्हें लाइन्स याद रखने की जरूरत नहीं है। वहां पे वो आपके साथ इंग्लिश का टेस्ट नहीं ले रहा, जंबल वर्ड खेलेगा कि भैया स्टेटमेंट सेंटेंस करेक्ट है या नहीं है, वो सेंटेंस देगा तो करेक्ट ही देगा पूरा, बस उसके अंदर जो टर्म्स हैं, विलेज पंचायत है या यूसीसी है, SC ST एजुकेशन है, ये तुम्हें देखना है कि ये कौन से आर्टिकल्स हैं, ठीक है। फिर आर्टिकल 50 है सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, आर्टिकल 51 है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ठीक है। तो इस ये ऐसे करके सारे आर्टिकल्स है, तो इनको इंपॉर्टेंट ये सब याद रखना, वो सारे नोट्स के अंदर मेंशन है, ठीक है। इसमें तुम्हें ही याद करना पड़ेगा, बताने लायक ऐसा कुछ है नहीं, बताने लायक ये है कि उनका यूज कैसे हो रहा है। ये एक्ट ऑफ 1981 से सिमिलर है ना? नहीं 1781। कौन सा वाला, हिस्ट्री कौन सा वाला, मैं समझा नहीं। सेंट्रलाइजेशन एक्ट 1753, उसके बाद 1781 उसमें सेपरेट हुआ तो बीच एक से हाँ उस टाइम बताएगा कि अभी आर्टिकल हाँ हाँ, वो स्टार्टिंग में जो 1773 आया था ना, 1773 के बाद जो वो आया था एक्ट ऑफ सेटलमेंट, एक्ट ऑफ नहीं एक्ट ऑफ सेटलमेंट, सेटलमेंट आया था, इसके बाद आया था पिट्स इंडिया एक्ट। वो तो 1784 का है। इन दोनों के बीच में ये जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया था ना,
जिसने सेटल किया था, जो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट इंट्रोड्यूस किया था, इसको जो सेटल किया था एग्जीक्यूटिव और सुप्रीम कोर्ट के बीच की पावर को, वो 50 है। 1781 का है ना? हाँ, ये 1773, 1781, 1784 है ना। तो ये जो 1781 में इसके अंदर चेंजेस किए गए थे ना, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, इस एक्ट ऑफ सेटलमेंट को ही आर्टिकल 50 बोला गया है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट है हमारा क्या, फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज में नोट्स में मैंने क्या काम कर रखा है, एज सच तुमसे ये नहीं पूछेगा कि कौन से सब पॉइंट पे कौन सी चीजें हैं, आपसे ये पूछेगा ये कहां पर मेंशन है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि डिग्निटी ऑफ वुमेन कहां मेंशन है, फंडामेंटल राइट्स में है, डीपीएसपी में है, फंडामेंटल ड्यूटीज में है, कहां पर मेंशन है, तो वो कहां पर मेंशन है, फंडामेंटल ड्यूटीज में मेंशन है। तो मैंने कीवर्ड्स लिखे हुए नीचे सम ड्यूटीज करके नोट्स के अंदर, जैसे साइंटिफिक टेम्पर अगर ये वर्ड आता है तो ड्यूटीज के अंदर है, इंप्रूव नेचर एंड इन्वायरमेंट की बात कर रहा है तो किसकी में है, ड्यूटीज में। अब एक चीज याद रखना, जब इंप्रूव नेचर एंड इन्वायरमेंट की बात कर रहा है या फिर आप साथ बात कर रहे हैं प्रिजर्व हेरिटेज की बात कर रहा है, तो वो सब डीपीएसपी में आएगा। प्रमोट हार्मनी, सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, डिग्निटी ऑफ वुमेन, ये सब इंपॉर्टेंट टर्म्स है, सब याद रखने डीपीएसपी में। नाउ कहां से लिए हैं फंडामेंटल ड्यूटीज हमने, फंडामेंटल ड्यूटीज कहां से ली हमने, एडॉप्टेड फ्रॉम यूएसए। ठीक है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपी वो सॉरी फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं था। ठीक है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। 1976 में कांग्रेस ने, 1976 में कांग्रेस, याद रखना गवर्नमेंट ने नहीं, कांग्रेस ने एक कमेटी बनाई थी, स्वर्ण सिंह कमेटी। ठीक है, स्वर्ण सिंह कमेटी। ठीक है, स्वर्ण सिंह कमेटी बनाई थी। इस स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंडेशंस दी थी, उस उस रिकमेंडेशन के बेस पर अमेंडमेंट किया गया था। कौन सा अमेंडमेंट, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। और कितनी ड्यूटीज डाली थी, 10 ड्यूटीज। ठीक है, कितनी थी, 10। उसके बाद एक अमेंडमेंट किया गया था बाद में, कौन सा अमेंडमेंट था, इसके अंदर एक ही अमेंडमेंट हुआ है बस, और कौन सा अमेंडमेंट था, लॉजिक यूज करो। मैंने एक अमेंडमेंट बताया जिसने फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटी एंड डीपीएसपी तीनों में अमेंडमेंट किया है, और मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पे अभी तक एक ही अमेंडमेंट हुआ है, दैट मीन्स वही अमेंडमेंट है यहाँ पे। राइट टू एजुकेशन, अमेंडमेंट नंबर 86। यस, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। इसके बाद एक और ऐड किया गया था। टोटल कितनी ड्यूटीज हो गई, ठीक है, +1 करके टोटल 11 ड्यूटीज हो गई। ठीक है, ये सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए है ड्यूटीज, और किसी के लिए नहीं है। अगेन नॉन जस्टिसेबल है। ठीक है, क्योंकि इनके वॉयलेशन के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते ना। फंडामेंटल राइट्स ही जस्टिसेबल है सिर्फ, ठीक, बाकी और कुछ नहीं है। ठीक है, ड्यूटीज जो सिटीजन्स को निभानी है, एंड देन सिटीजन का मतलब सिर्फ सिटीजन।